तो एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए मध्य प्रदेश के जोशीले और जुझारू मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इनसे खास बातचीत करेंगे हमारी सहयोगी रूबिका लियाकत। नमस्कार आप सभी को। बहुत देर से इंतजार ये तमाम लोग कर रहे हैं और इसलिए क्योंकि धारदार सवाल और उस पर आपकी बेबाक जवाब, ये अंदाज जो है उसके लिए बेइंतहा इंतजार हो रहा था। एक बार जोरदार तालियों से डॉक्टर मोहन यादव का स्वागत कीजिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने लगभग 1.5 साल बीत चुका है। तो मोहन यादव जी से पहला सवाल ये कि 1.5 साल में अपने मध्य प्रदेश को कितना संवारा? देखिए, मध्य प्रदेश को लंबे समय से हमारी पार्टी के माध्यम से एक ये सशक्त प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इसने कई सारे सेक्टर में अपनी एक जगह बनाई हुई है। इसलिए ये मान के चलें कि हम केवल हमारा थोड़ा संशोधन कर देता हूँ, अभी 1.5 साल नहीं 1.25 साल है। तो ये आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए समय की गणना की, हिसाब किताब की बारीकियां भी चाहिए। लेकिन ये बात सही है कि ये 1.25 साल के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से कई सारी ऐसी उल्लेखनीय उपलब्धियां भी हुई है जिसके आधार पर मुझे लगता है कि हाँ, हमें अपने 1.25 साल के काम के आधार पर थोड़ा तो संतोष है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अभी पूरा जो टेन्योर होगा उसके बाद ही हम अपनी इस टेन्योर के ऊपर बात करेंगे। लेकिन ये बात सही कि इस दौर के अंदर अगर आप बात देखेंगे तो 20 साल से हमारा राजस्थान से पार्वती काली सिंध चंबल नदी योजना को लेकर झगड़ा चल रहा था। यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से राज्यों के आपस के सौहार्दपूर्ण संपर्क बने, एक नया इतिहास इस तरह से लिखा गया है पीकेसी योजना के माध्यम से। 30 साल से हुकुमचंद मिल के मजदूरों का भुगतान नहीं हुआ। 7,000 मजदूर में से 2,000 लोग इस उम्मीद में मर गए कि उनका भुगतान होना चाहिए। परिवार के लोग आश्रय में बैठे, कई बूढ़े हो गए। परमात्मा की दया से यशस्वी प्रधानमंत्री के मौजूदगी में हमने वर्चुअल रूप से ही सही, लेकिन हुकुमचंद के मिल के सारे 7,000 श्रमिकों का सारा पैसा चुका करके हमने अपनी गरीबों के प्रति, महिलाओं के प्रति, किसानों की, युवाओं के प्रति जो धारणा यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो 4 श्रेणी दी, चारों पे हमने काम करना प्रारंभ किया। मतलब कुल मिलाकर मोहन जी, आपने 1.25 साल में जो काम है वो 1.5 साल जितना कर दिया है। अब ये तो आपके हाथ में है, आप उसको 1.5 साल जितना बताओ या जैसा आप बताओ, लेकिन मुझे लगा कि आपके इस बात में थोड़ा संशोधन करना चाहिए। जरूर नहीं, बहुत अच्छा किया आपने। अब जरा देखते हैं कि 1.25 साल में जो बात आपने कही है वो चरितार्थ हुई है कि नहीं हुई है। तस्वीरों के जरिए एक छोटा सा वीडियो आपके सामने। जोरदार अभिनंदन करो नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से। हर आदमी का अपना एक सपना होता है, उसका अपना पक्का मकान हो जाए। घर का यही सपना जब साकार होता है तो उसका एहसास ही अलग है। मध्य प्रदेश की तमन्ना से मिलेंगे तो समझ जाएंगे कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जो कुछ कहा उसका असल मतलब क्या होता है। घर कैसा लगता है? बहुत अच्छा सर। किसको थैंक यू बोलोगे? पापा को। पापा को थैंक यू बोलेंगे क्योंकि पापा ने एक अपनी छोटी बेटी को रहने के लिए खूबसूरत घर दिया है।
मासूम तमन्ना पापा को थैंक यू कहती है, मगर खुद मम्मी पापा कहते हैं कि अगर मोदी ना होते तो ये सब कभी मुमकिन ना हो पाता। अभी नहीं सोचा था कि हमको एक मकान मिल पाएगा भोपाल में। वो तो मोदी जी की कृपा है, जिसकी वजह से हम लोगों को ये रहने को मिल गया। नहीं तो हमें ये सपना जैसा लग रहा था कि किराए से ही रहेंगे, कि कभी भोपाल में मकान बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। सर बोलते तो थे, लेकिन हमारा इतना इनकम नहीं था कि हम कर सकते थे। लेकिन मोदी जी की कृपा से इतना हो गया कि हमको घर मिल गया और हम अपने बच्चों को अब इस रह के अच्छे से पढ़ा लिखा सकते हैं और बढ़िया सी सोसाइटी है। भोपाल में भानपुर के खूबचंद और जमुना जैसे ऐसे लाखों माता पिता हैं जो नए आशियाने में अब बड़े सपने देखने लगे हैं। ये बैरियर लगा है, लेकिन ये बैरियर भोपाल के किसी पॉश इलाके में बनी किसी कॉलोनी में जाने के लिए नहीं है। ये बैरियर बना है पीएम आवास योजना में भोपाल के भानपुर इलाके में बनी जो हाई राइज बिल्डिंग है उसका। और इस बिल्डिंग में वो लोग जिनके लिए घर एक सपना हुआ करता था, जो झुग्गी में रहते थे, ऐसे हजारों लोग अब इस हाई राइज बिल्डिंग में रह रहे हैं। भानपुर में पीएम आवास के तहत बनी इस बहुमंजिला इमारत में राधा भी रहती है। शादी के बाद कई साल चुनौतियों के साथ झुग्गी में गुजारे, मगर अब सुकून है। धन्यवाद बोलेंगे उनको, मोदी जी को। क्यों बोलो? क्योंकि उनने मकान दिया है हमें, उनके आशीर्वाद से तो इतना बड़ा मकान मिला है। झुग्गी में रहते रहते हाँ, नहीं तो कीचड़ में रह रहे किराए से रहने पर झुग्गी बनाई, झुग्गी से सर्वे हुआ, पूरा सर्वे होने के बाद फिर यहाँ पे आए। पीएम आवास योजना जब अपनी रफ्तार से चली तो जाति और धर्म की तमाम सीमाओं को लांघ कर चली। एक और हमारे पास भोपाल में ये घर है जिस घर में हम आए हैं और हम पूछते हैं कि पीएम आवास योजना से इनकी जिंदगी में क्या बदलाव हुआ। आकर हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। हमें रमज़ान में हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए थे उस साल में, और इस साल हम लोग का रमज़ान इतना अच्छा जा रहा है कि हम कुछ कह नहीं सकते। हमारे दोनों बच्चे यहाँ अपने घर में आकर ईद बना रहे हैं, और वहाँ हमें बहुत ज़्यादा यानी कंजेस्टेड में रह रहकर परेशान भी हो चुके थे। किराया भी बहुत ज़्यादा दिया हमने, 18 साल किराया दिया। अब यहाँ आकर अपने घर में शिफ्ट होकर और एक किराए से बचकर हम लोग यहाँ बहुत अच्छी से ईद भी मनाएंगे और अपनी खुशी जाहिर, यानी हम लोग की खुशी वैसे ही जाहिर हो रही है कि अपन कुछ कह ही नहीं सकते उस चीज़ के लिए। मध्य प्रदेश में शहरी इलाकों में करीब 8.5 लाख घर बन चुके हैं और आने वाले 5 साल में 10 लाख नए आशियाने तैयार होंगे। प्रधानमंत्री मोदी के इस मिशन को रफ्तार देने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मुस्तैदी से लगे हैं। प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से मकान बनवाए, किसने बनवाया? हाथ खड़े करना। जिनके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास बने, बहुत हाथ खड़े करे, ताली वाली बजा दो प्रधानमंत्री जी के नाम पर। लेकिन कुछ नाम अभी रह गए, दोबारा सर्वे करा रहा है। जो बचे उनको भी प्रधानमंत्री आवास दिलवाने जाएंगे। जोरदार अभिनंदन करो नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से। पीएम आवास योजना मजहब और जात पात के नाम पर सियासत करने वालों को भी जवाब है, क्योंकि यहाँ आशियाना हासिल करने के लिए ना धर्म का सर्टिफिकेट लगता है और ना ही जाति का। यहाँ बस जरूरतमंदों को पक्की छत मिलती है। देखिए, मैं तो एक खाली नाई था। प्रधानमंत्री जी ने मेरा सहयोग करा, उससे मेरे को ये मकान बनाना मेरे पॉसिबल में नहीं था। फिर भी उनके सहयोग से मैं आज ये मेरा घर जो है, घर नहीं है, ये मेरे सपनों का महल बना है। प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी ऐसी हजारों कहानियां हैं जो आशियाने के असल मायने बताती हैं, क्योंकि सरकार सिर्फ ईंट गारों से बनी इमारत खड़ी नहीं कर रही, बल्कि उन आंखों को नए सपने भी दे रही है जिन्होंने गरीबी में सपने देखने ही छोड़ दिए थे। तो प्रधानमंत्री का सपना मोहन यादव मध्य प्रदेश में पूरा कर रहे हैं। ये तो खूबसूरत मुस्कुराते हुए चेहरे थे, लेकिन मुझे पूरा यकीन है मुख्यमंत्री साहब के बहुत चैलेंजेस भी आते होंगे। क्या आप वो चैलेंजेस बताना चाहेंगे? क्योंकि जैसे एक डॉक्यूमेंट्री थी, एक सीरीज आई थी जिसमें ये कहा गया कि जिन तक मकान पहुंचना चाहिए उन तक कई बार वो मकान नहीं पहुंच पाता है। कागजों में तो आ जाता है, लेकिन पंचायत वेब सीरीज में आपने देखा होगा, और अगर वक्त मिला होगा तो आपने देखा होगा। क्या इस तरीके के चैलेंजेस मध्य प्रदेश में भी हैं?
देखिए, मैंने तो देखी नहीं है क्योंकि मेरे पास टाइम भी नहीं है, लेकिन ये बात सही है कि आंकड़े बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो सपना देखा वो गरीब की आंखें बता रही है, उनके बोल बता रहा है, उनके परिवार की भावनाएं बता रही है। अब ये कम बड़ी बात नहीं है, 8.5 लाख शहरी क्षेत्र के अंदर और 36,80,000 के आसपास ग्रामीण क्षेत्र में हमने मकान बना करके लोगों के गृह प्रवेश करा दिए हैं। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है अपने आप में, ये छोटा आंकड़ा नहीं है, बड़ी बात है। मैं तो विक्रमादित्य की नगरी से आता हूँ, उज्जैन से। उस काल के लिए कल्पना करते थे, भगवान राम के काल की कल्पना करते थे जब लोगों का अपना मकान सरकार के माध्यम से मिलता था। भगवान राम के काल में मिलता था, विक्रमादित्य काल में मिलता था। आज मोदी जी का समय है, मोदी जी दे रहे हैं, ये कितनी बड़ी बात है। इतना लंबे समय तक इन व्यवस्थाओं को चलाए रखना। गरीब आदमी जो आपके सामने बता रहे हैं कि झुग्गी झोपड़ी में क्या कहीं ना कहीं हम तो किचन में ही रह रहे थे, एक छोटा किचन जो अभी उनको दे रहा है। और ऐसे केवल मकान नहीं, खाने के लिए राशन दे रहे हैं, गैस के लिए उज्ज्वला गैस कनेक्शन दे रहे हैं, सभी प्रकार की व्यवस्था जुटा करके हर आदमी की जिंदगी में ये वाकई अद्भुत समय है, स्वर्णिम समय है। नहीं, लेकिन चैलेंजेस हैं कि नहीं है? चैलेंजेस तो कब नहीं रहेंगे। चैलेंजेस तो आप अपन बैठे, इसमें चैलेंज है। पता नहीं कौन सोच रहा था कि यहाँ बैठो, आप आके बैठ गए, उनका क्या करेंगे। हमारे यहाँ चैलेंज आपके चैनलों के चैलेंज है। आप कह रहे हो हम बड़े, दूसरे कह रहे हम बड़े, अब इसका क्या करे, कौन करे, क्या मालूम कौन बड़ा, जो बड़ा सब बड़े ही बड़े, कोई छोटा नहीं। तो चैलेंजेस तो हर जगह है, राजनीति में बड़े सारे चैलेंजेस हैं। जरूर है, अब मेरे पे संकट मत डालना, बाकी तो आप बात करो जिससे। तो पहले से आपने मुझे सावधान कर दिया है। नहीं, तो विक्रमादित्य जी का आपने जिक्र किया जी, बिल्कुल आप उस नगरी से आते हैं। अब आप बहुत जोर दे रहे हैं, मतलब अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 12 से 14 अप्रैल तक विक्रमादित्य महानाट्य आयोजन हो रहा है दिल्ली में। आप विरासत और विकास इन दोनों को साथ ले जाने की ठान चुके हैं। देखिए, ये बात मैं तो मान के चलता हूँ कि मेरे से नहीं, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के कार्यकाल से भी जोड़ के देखो। आपने पूछा मध्य प्रदेश का, मैं मध्य प्रदेश का बता देता हूँ। ये बात सही है कि हम जड़ों से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। जिस दिन जड़ों को छोड़ देंगे कोई पूछने वाला नहीं। भारत की जड़ों को अगर अपन देखेंगे तो हम अपनी उन सारी बातों का, जैसे विक्रमादित्य काल का आपने नाम लिया, आप बताइए 2000 साल पहले कोई शासनकर्ता खड़े होते हैं और अपने शासन में वीरता, धीरता, गंभीरता, न्यायप्रियता, दानशीलता, वो सारे गुणों से युक्त होकर के शासन की व्यवस्था के बलबूते पर इतने शासन की व्यवस्थाओं का इतना सफलता के साथ संचालन करते हैं कि उस समय के तत्कालीन आक्रांताओं ने जो देश भर में कब्जा कर लिया, शकों से देश को न केवल आज़ाद कराते हैं बल्कि सुशासन की स्थापना कराते हुए अपनी शासन व्यवस्था के एक एक निर्णय से जो आदमी तो आदमी विक्रम बेताल भूत को पकड़ ले, इससे बढ़कर क्या कोई शासनकाल करता होगा। अभी आप कभी मान के चलिएगा, हमारे जो माफ़ करना, ये जो हमारा विक्रम संवत आने वाला है 2082, हमारी गौरवशाली विरासत है कि हमारे यहाँ संवत को लाने के लिए किसी भी महापुरुष के जन्म से या मृत्यु से उसको संवत से नहीं जोड़ते, उसके पुरुषार्थ से जोड़ते हैं। और उनका पुरुषार्थ कितना है ये विक्रम संवत बताएगा कि विक्रम संवत के लिए जब उन्हें प्रारंभ किया, अपने पूरे भूभाग के लोगों से, पूरे देश के लोगों का सबका कर्जा उनने अपने कोष से चुकाया। ये विक्रम संवत प्रारंभ करने का इतना जिसके पास अपने सामर्थ्य होना चाहिए, इतना वो उनका देश धनी होना चाहिए। और इतना ही नहीं, ये केवल कर्जा चुकाने से, उज्जैन में विक्रम संवत जब प्रारंभ हुआ तो वहाँ ऋणमुक्तेश्वर महादेव है, पूरे मुनादी करा दी थी कि जिस पे भी कोई कर्जा है, सब कर्जा देने वाला लेने वाले दोनों आ जाए और सब धन यहाँ से ले जाए, सबका कर्जा मुक्त हो जाए। लोगों ने कर्जा लिया, कर्जा जो जमा कराए कागज पैसा दे दिया, फिर पूछा कि भाई अब ये तो आज हो गया, अब कल के लिए क्या करेंगे, आज तो कर्जा मुक्त होगा, कल फिर वापस काम चालू करना। तो विक्रमादित्य के काल में ये हुआ है कि उनसे कहा कि कोई बात नहीं, आज तक का तो पूरा चुक्त कर दिया, अब आपको जितना और चाहिए वो भी ले जाओ बिना ब्याज का पैसा,
ये शासन में जिसमें सामर्थ्य हो वो संवत चलाता है। ये हमारी गौरवशाली परंपरा, हमें इस बात का गर्व है। आप तो उज्जैन मीन टाइम का भी जिक्र करते हैं। यहाँ दुनिया जो है ग्रीनविच टाइम का डंका बजाती है और आपने ये फिर ठान ली है कि UMT। देखिए, मैं एक छोटा सा संशोधन कर दूं। उज्जैन जो स्टैंडर्ड टाइम की बात कर रहे हैं, मैं तो काल की नगरी, महाकाल की नगरी से आता हूँ। मैं एक इसी विषय पे बताना चाहूँगा कि ये 300 साल पहले तक दुनिया में स्टैंडर्ड टाइम के लिए भारत की तरफ लोग देखते थे और भारत से घूमते हुए उज्जैन की तरफ देखते थे, क्योंकि उज्जैन महाकाल की नगरी है ही, लेकिन महाकाल से पहले उसमें काल छिपा हुआ है। तो काल मतलब समय की नगरी है, इसलिए समय की नगरी की महत्ता सदैव उज्जैन से रही है, इसलिए उसके कारण उसका महत्व है। और ये आप देखिएगा, अब तो पृथ्वी 23.26 अंश अपने अक्ष से झुकी हुई है। आप अपना GPS ला के देख लीजिए, उज्जैन में 23.26 अंश आपको एक्यूरेट मिलेगा। दुनिया के किसी स्थान पर रख के देखेंगे कभी नहीं मिलेगा। तो मैं क्या करूं उसमें? वो तो भौगोलिक रूप से परमात्मा ने ही उसका महत्व दिया है। और इसको इस रूप में भी देख लो, मीन टाइम का अर्थ क्या है? 24 घंटे में से सूर्योदय सूर्यास्त के लिए अधिकांश समय में हमको अपने अधिकतम पूरे वर्ष में 1 घंटे का अंतर होना चाहिए। 1 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन आज लंदन में चले जाओ, गर्मियों के दिन में रात को 10 बजे तक वहाँ सूर्य उदय रहता है। तो जब रात को 10 बजे तक जहाँ सूर्य रहेगा, वो मीन टाइम का कैसे समय हो सकता है? मैं एक और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, कई मुद्दों पे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना से हमारे कई विषय अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये समय जो ग्रीनविच से हो रहा है, इस मामले में वहाँ के विद्वान भी सहमत हैं कि ये भारत से होना चाहिए, और भारत नहीं उज्जैन से होना चाहिए। ये आसपास के सारे देश के, दुनिया के विद्वान इस बात पे सहमत हैं। नहीं तो आप जितनी शिद्दत से आप मुख्यमंत्री जी ये बात कह रहे हैं और महसूस कर रहे हैं और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये संभव हो पाएगा? आपका फील करना और लोगों का आपके साथ आना एक तरफ है और इसका क्रियान्वयन होना एक तरफ है। मैं एक प्रश्न पूछूं आपसे? हाँ बिल्कुल पूछिए। ये समय की गणना की बात हो रही, तो समय की गणना की कठिनाई क्या है? बताओ जरा। समय की कारण, हमारे तरीके से समय क्यों हम अच्छा मानते हैं और दूसरे समय को सामान्य क्यों मानते हैं? इसकी महत्ता मालूम है आपको? तो आपके लिए तो यहीं से गलती चालू हो रही है। कैसे? हमारे यहाँ समय की गणना का तरीका, भारतीय लोगों की दृष्टि से हम वैदिक समय को मानते हैं, और वैदिक समय में, माफ करना, समय की गणना के लिए हमारे पास, जैसे हमारे त्योहार, पर्व जैसे जन्माष्टमी, होली, दिवाली, ये सारी तिथियों से बनते हैं। ये बारीक गिनती का हिसाब रखने का पद्धति हमारी पंचांग पद्धति से। नहीं, वो मैं इसमें आपसे बहस ही नहीं कर रही हूँ। नहीं तो आपने शुरुआत कर दी ना। नहीं, बहस नहीं कर रही हूँ, मैं आपसे राह पूछ रही हूँ। आप बिल्कुल इस मामले में, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ वो वाली बात। जिस शिद्दत से आप ये बात कह रहे हैं और जिस शिद्दत से आप समझा रहे हैं, वो हम तो समझ रहे हैं, लेकिन दुनिया को कैसे इस बात को समझाएंगे? दुनिया वो शुरुआत, जैसे आप अभी मेरे पास बैठे हैं और मैं कहूँ समय क्या हो रहा है मुख्यमंत्री जी, तो मैं देखकर बताऊंगी 9:56। ठीक है ना? ये 9:56। आज क्या है? संडे है भाई। आज क्या अभी कौन सा साल चल रहा है? मैं कहूँगी 23 मार्च 2025 चल रहा है। आप कह रहे हैं कि नहीं, हमें अपने हिसाब से अब चलना होगा, यहाँ से गणना उज्जैन से शुरू होनी चाहिए। वो दुनिया कैसे करेगी? मैं उस राह को समझना चाह रही हूँ। इसमें बहुत सरल तरीका हमने लगा दिया है। माननीय प्रधानमंत्री से 29 बीते साल फरवरी में हमने वैदिक घड़ी का लोकार्पण कराया है। बिल्कुल। उस वैदिक घड़ी में हमारे द्वारा, आप जो कह रहे हो, ग्रीनविच का समय भी है, भारतीय हमारे लिए वैदिक समय भी है, और हमारे यहाँ केवल समय मतलब घड़ी के कांटे से समय नहीं है। हमारे यहाँ तो अपने 24 घंटे के अंदर 30 मुहूर्त है, और 30 मुहूर्त के अलावा भी हमारे 27 नक्षत्र हैं। 27 नक्षत्र के बाद समय की सबसे छोटी गणना की इकाई भी हमारे यहाँ, काष्ठा से लेकर के त्रुटि तक, वो सब उसमें बताते हैं। तो आप अपने ढंग से उस चीज़ को देख करके
वो घड़ी के बाद हम प्रयास कर रहे हैं कि दुनिया में भी हम इस चीज़ को पहुंचाएंगे। आपको हम कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं, आपको आपका देखना आपका देख लो और जो वैदिक समय देखना वैदिक देख लो। उसका फ़ायदा ये होगा कि हर एक का अपनी अपनी राशि के हिसाब से अपने कामकाज करने का कोई समय निकालते हैं, मुहूर्त निकालते हैं, तो वो वैदिक मुहूर्त से वो अपनी सुविधा के हिसाब से उसको भी मदद होगी और सही अर्थ में हमारी प्राचीन काल गणना की जो पद्धति है वो पुनर्स्थापित करने का हमारा अभियान चल रहा है। अगर ये आपका सपना है, हम तो ये उम्मीद करते हैं। ये सपना नहीं, हकीकत है। आपको 30 तारीख को दुनिया की सभी भाषाओं में ऐप बना के दे देंगे, आप घड़ी में डाल लेना, आपको मिल जाएगा। नहीं, पर आपका जो ये सपना है कि पूरी दुनिया इसे फॉलो करे, हम उम्मीद करते हैं कि इसलिए क्योंकि एक टाइम था जब योग को लेकर हिंदुस्तान में आप देखिए हर घर में योग जो है वो प्रचलित था और बाहर के लोग इसे कर्तव्य समझते थे। आज आप देखिए बाहर के लोग योग को अपना रहे हैं, दूर दूर से लोग आ रहे हैं, तो विक्रम संवत क्यों नहीं अपनाया जा सकता है और उज्जैन मीन टाइम क्यों नहीं। आपको खूब सारी शुभकामनाएं और हम तो यही चाहेंगे कि हिंदुस्तान से ये शुरुआत हो। बहुत धन्यवाद, बहुत और धन्यवाद। क्यों ना होनी चाहिए, बहुत अच्छा। लेकिन इस बीच बड़ा प्रश्न ये आता है कि विकास कैसे होगा। विरासत आप कह रहे हैं साथ लेकर चलेंगे, इससे विकास होगा क्या, कैसे होगा? देखिए, विरासत से विकास का सरल फार्मूला है। केवल विकास तो रावण ने भी किया था, तो नैतिकता थी क्या उसके पास? उसके तो लंका को सोना की बना दिया था उसने। तो हमारे लिए ये जो वर्तमान के समय में मेरिट को देखने का जो अंतर है, मेरिट से माफ करना, मेरिट का अपना महत्व है लेकिन नैतिकता का अपना महत्व है। हमारे यहाँ इस बात की प्राधान्यता सदैव से रही है, इसलिए इस भाव को जिंदा करने की जरूरत है कि वर्तमान के समय में हमारी जो जीवन मूल्य है, उन जीवन मूल्यों के साथ व्यक्ति जीना चालू करे। उस जीवन मूल्यों से छोड़कर जीवन जिएगा तो ये थोड़ा सा हमारे भारतीय दृष्टिकोण से तो थोड़ी कमी रह जाएगी, ये इतना ही बताना चाहूँगा। ये मेरिट वाली जो आपने बात की, राहुल गांधी का एक बयान याद आया। उन्होंने ये कहा कि आप कह रहे हैं कि मेरिट से काम नहीं चलता, नैतिकता भी होनी चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि मेरिट का सिस्टम ही गलत है, इससे पिछड़े वर्ग को मौका नहीं मिलता। शायद आपसे ये मुद्दा उन्होंने चुरा लिया, या आप दोनों अलग अलग सोच रहे हैं और बात मेरिट पर आकर अटक रही है? देखिए, राहुल गांधी कभी मेरिट में आए ही नहीं। वो कौन सी मेरिट कह रहे पता नहीं, वो जाने, उनका काम जाने। उनके परिवार वाले कहते कि उनको पढ़ने भेजा था वहाँ और पता नहीं क्या पढ़ के आए और पढ़ने के बाद क्या दिख रहा, देश जानता, भगवान जाने क्या स्थिति है। लेकिन मैं अपने तरह से ये कह सकता हूँ पक्का कि हमारे यहाँ जीवन मूल्यों के आधार पर जीने की जीवन शैली रही है और जो उच्च आदर्शों के आधार पर जीवन जीने के जो प्रयास हो सकते हैं, उन्हीं आधारों पे हम अपनी मध्य प्रदेश के अंदर उन बातों को भी स्थापित कर रहे हैं जिन जिन कारण से, उदाहरण के लिए जैसे हमने कहा कि हमारे रिलीजियस टूरिज्म से बढ़ावा मिलेगा, तो रिलीजियस टूरिज्म में इस बात की गुंजाइश है कि हम कहेंगे कि हर बच्चे को शिक्षा से महत्व रखना चाहिए। अब ये शिक्षा के महत्व को बताने के लिए हम उसको ये भी उदाहरण देते हैं कि उज्जैन में सांदीपनी आश्रम था। भगवान कृष्ण ने कंस को 5000 साल पहले मारा, लेकिन शिक्षा की महत्ता के लिए वो कुर्सी पे बैठने के बजाय अगर वो शिक्षा ग्रहण करने आए तो हर एक व्यक्ति अपने परिवार के बच्चों को क्यों नहीं शिक्षा लेना चाहिए। तो इसमें ये जो पुराने अच्छे उदाहरण से आज भी समसामयिक रूप से जिनके आधार पर लोगों को अच्छे संदेश दे सकते हैं, वो विरासत पे हमको गर्व होना चाहिए। हाँ, विकास की बात है तो अब हमने कहा कि भाई पीएम एक्सीलेंस कॉलेज 55 जिलों में खुलना चाहिए। आते हमने अपनी सरकार के 1 महीने के अंदर निर्णय कर लिया कि नई शिक्षा नीति जो 2020 में लागू की है, उस शिक्षा नीति के बलबूते पर हमारे हर जिले के अंदर एक अच्छा आदर्श कॉलेज होना चाहिए। नहीं, पर परसेप्शन मोहन जी ये क्यों है कि आप लोग ये विरासत 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 बोलकर हिंदुत्व को आगे बढ़ा रहे हैं, विकास पर ध्यान नहीं दे रहे? विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि हर कोई ये बताना चाहता है कि मैं बड़ा वाला हिंदू सीएम हूं। क्या इसमें तथ्य है? और नहीं तो आप क्या कहेंगे? आप बताइए, मैंने एक बार भी बोला क्या? ये आप ही बोल रहे हो, हम तो नहीं बोल रहे हैं। आपको हिंदुत्व से नफरत क्यों है? हमने कोई हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं कही। हमने तो कहा कि जो अच्छी बातें हैं उन अच्छी बातों को सबके सामने ला करके स्थापित करते हुए विकास के भी कारवा को बढ़ाएंगे लेकिन अतीत की अच्छाइयों को भी लाना चाहिए सामने। तो अतीत की अच्छाइयों को लाने में तकलीफ किसको होना चाहिए? नहीं, तो आप कह रहे हैं हिंदुत्व से नफरत, वो ये कह रहे। मैंने हिंदुत्व नहीं बोला, माफ करना, आपने बोला है।
नहीं, लेकिन मुझे नफरत नहीं, मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूँ। हाँ। मुझे इस बात में कोई संकोच नहीं, पर आपने इस प्रश्न किया ना कि भाई आपको हिंदुत्व से नफरत क्यों है। जी। विपक्ष ये कह रहा है कि देखिए आपने कुंभ में जो है का बड़ा आयोजन किया है। अभी आप भी जानते हो उज्जैन में भी। कांग्रेस की दुविधा, विपक्ष की दुविधा एक जैसी है। मैं आपको अतीत का उदाहरण बताता हूँ। देश आजाद हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन सी पार्टी के नेता थे? कांग्रेस थे ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन सी पार्टी के नेता थे? उस वक्त पार्टी सर एक। मैं अभी मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, कौन सी पार्टी के थे? पार्टी एक ही थी ना सर। तो कांग्रेस के थे ना। हाँ। तो राजेंद्र प्रसाद जी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश की आज़ादी के बाद पहला संकल्प लिया कि मोहम्मद गजनबी ने तोड़ दिया होगा सोमनाथ का मंदिर 1000 साल पहले, जब हम कमजोर थे, देश गुलाम था, हमारी कमजोरी का लाभ ले लिया होगा। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो हमारा ज्योतिर्लिंग पर भव्य मंदिर बनना चाहिए, और उनने निर्णय किया और पूरे देश ने स्वागत किया। ये जो कांग्रेस के लोगों ने भी किया, हम उस इतिहास को सामने ला रहे हैं। कहाँ हम बीजेपी कांग्रेस कर रहे हैं? अब इसको कोई अगर गलत अर्थ में लेगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। कांग्रेस अब इससे भी मोड़ रही है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात भी नहीं मानना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की भी सम्मान के साथ उनकी बात को नहीं समझना। तो इसमें हम क्या करेंगे? नहीं, पर नेहरू जी ने तो खत लिखकर मना किया। तो नेहरू जी की दिक्कत ही है जो राहुल गांधी तक आ रही है। एक नेहरू सबसे बड़ी दिक्कत वही है। आप ही ने तो बोल दिया अब इस बात का उत्तर। कांग्रेस अपने घर के अंदर उनके अलावा किसी को मानने को तैयार नहीं। ये कांग्रेस की कमी है। नहीं, तो पर कांग्रेस की कमजोरी का हम क्या करें? पर इंदिरा गांधी तो रुद्राक्ष की माला पहनती थी। जो कांग्रेस वो लेकर आई थी, उसका चुनाव चिन्ह गाय का बछड़ा था। वो तो बहुत रीति रिवाजों के साथ। एक मिनट आप फिर थोड़ा इतिहास पढ़ के बोलो। नहीं, इतिहास मेरे तो आंखों में इंदिरा गांधी जी ने गाय का बछड़ा हटा के हाथ का कटा पंजा लगाया। आपको ध्यान, इतिहास तो देख लो, आपको ध्यान में आएगा। आज तक ये चुनाव चिन्ह जो लाए ना, ये हाथ का कटा पंजा अगर कोई लाए तो इंदिरा गांधी जी लाई। कटा पंजा? हाँ, ये पंजा, और क्या हाथ का पंजा उनका चुनाव चिन्ह, और क्या है? आपको मालूम नहीं क्या अपने चुनाव बैलेट पे क्या आता? पंजा है, पर आपने तो उसे काट ही दिया। तो वो कटा हुआ है, मैं क्या करूं? पूरा हाथ है क्या? बताओ आप। वो पूरा हाथ नहीं है, सिंबल है, तो पंजा है। पंजा है। देखो, माफ करना, हमारे यहाँ ये कटे पिटे शरीर वालों को अच्छा मानते ही नहीं। अब क्या करें, हमारी भी दिक्कत है। हमारे यहाँ तो पूरे शरीर के साथ हो तो राजा बनेगा, नहीं तो उसको नीचे कर देते, चल जाए। भगवान में मूर्ति कोई खंडित हो जाए तो भगवान की दया से उनका विसर्जन करना पड़ता है। कांग्रेस का विसर्जन अपने आप जनता कर रही, इसीलिए नहीं। लेकिन आप कह रहे हैं कि कटे पिटे शरीर वालों को अच्छा नहीं मानते हैं। मैं तो कह रहा हूँ ना, हाथ का पंजा बताओ, पूरा हाथ बता दो। नहीं, पर प्रधानमंत्री तो उन्हें दिव्यांग कहते हैं। प्रधानमंत्री तो उन्हें दिव्यांग कहते हैं। मैं तो फिर कह रहा हूँ, मैं प्रधानमंत्री जी का सम्मान करता हूं। आप बताइए, अगर हमने अपनी पार्टी के चुनाव चिन्ह से हमको गर्व है, हमने पहली बार जनसंघ का चुनाव चिन्ह बना दीपक। दुनिया में प्रकाश फैलता है, सूर्य से सृष्टि चलती है। हम उस पार्टी के लोग हैं, जब किसी पार्टी के साथ जुड़ करके देश की आवश्यकता काल परिस्थिति के हिसाब से साथ गए, तो जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह हलदर, जिससे लोगों ने जीवन पाया। हल से माँ वसुंधरा सबकी भूख मिटाती। फिर हमको लगा कि कोई बात नहीं, हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई तो हमने कमल का फूल लेके आए। उनको इन सब बातों से क्यों नफरत है, ये वो जवाब दे। हम क्या करें उसके लिए? कांग्रेस की गलती है ना, हम क्या करें? वो करे गलती, फिर भी हमसे पूछो, ये बड़ा आश्चर्य। हम क्या करें उसके लिए? उन्होंने गाय बछड़ा हटाया कि नहीं हटाया? गाय बछड़े से क्यों नफरत है उनको गाय बछड़ा क्यों नहीं रखा कांग्रेस ने? आपको लगता है कि कांग्रेस को हिंदुत्व से नफरत है? मैं लगता क्या, वो तो रोज करते हैं। आप बता दो, आज तक राम मंदिर दर्शन करने क्यों नहीं गए? कभी आप प्रयाग में स्नान करने क्यों नहीं गए? आप उनसे पूछो ना, हमसे क्यों पूछ रहे हो? हम तो स्नान भी करने गए ना, अयोध्या में दर्शन करने भी गए, पूरे मंत्रिमंडल को ले गए, पूरा प्रदेश। हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री खुद भूमि पूजन पे भी बैठे और लोकार्पण पे भी गए। हमें इस बात का गर्व है। इसी बात की तो समानता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सोमनाथ के उस भव्य धूमधाम से भगवान की प्राण प्रतिष्ठा सोमनाथ में हुई तो वह वहां मौजूद थे। हमें गर्व है, आज सरयू के किनारे हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मौजूद थे। इस बात का आनंद है। ये समानता की जरूरत है, इस बात की जरूरत है। अब बिहार में हम ये प्रश्न खड़ा करेंगे, फिर भागेंगे सामने वाले विपक्ष वाले। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का वो उनका उस समय का ये कितना बड़ा निर्णय था कि देश के प्रधानमंत्री डर रहे हैं, तो डरे तो नेहरू जी का गलती सबके बीच में आएगी। और नेहरू जी ने बाकायदा पत्र लिख करके विरोध किया, वो पत्र का क्या करेंगे? हाँ, वो लेकिन तो राजेंद्र प्रसाद जी ने समर्थन किया कि अगर इस देश के अंदर अगर सोमनाथ का मंदिर बन के खड़ा हो रहा है
तो सोमनाथ के मंदिर के अगर भगवान की प्राण प्रतिष्ठा है तो क्यों नहीं जाना चाहिए। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी जन सहयोग के माध्यम से, जैसा राम मंदिर बन रहा है उस समय मंदिर बना के खड़ा किया, तो कितने गौरव की बात थी। आप बताइए, ऐसा तो नहीं हुआ था कि वो मंदिर बनाने के लिए किसी को अपमानित किया था, किसी के जबरदस्ती कोई बात हुई थी, ऐसे कुछ तो नहीं था। फिर नेहरू जी ने क्यों मना किया? अब ये नेहरू जी के वंशज जवाब दे, हम क्या करें इसके लिए। अब ये सवाल मैं जरूर कांग्रेस के जब यहाँ पर मेहमान आएंगे उनसे पूछूंगी। आपने बिहार का अभी जिक्र किया मोहन जी, बिहार में चुनाव आने वाले हैं। बड़ी चर्चा है कि मोहन जी जो हैं कृष्ण की बांसुरी लेकर आजकल तरह तरह के राग में मशगूल नजर आ रहे हैं। ये इसलिए क्योंकि आप यादव हैं और एक बड़ा चेहरा सामने कॉम्पिटिटर के तौर पर रखने की कोशिश हो रही है। देखिए, ये संकट यहीं से चालू होता है। माफ़ करना, दुनिया में ऐसा माना जाता है, कहावत थोड़ी खराब है, बता देता हूँ कि तिरछा दुनिया देखे तो उसको दुनिया तिरछी दिखती है। अब उसमें हम क्या करें, दुनिया तिरछी नहीं, उसकी आंख तिरछी। दुनिया तो सही साठ है, अब आंख तिरछी है, आंख सही कर ले भाई, ऑपरेशन करा, जो करना करा, नहीं तो बाकी के तो। अब भगवान कृष्ण के नाम लेते ही भगवान कृष्ण के लिए केवल मैं ही क्यों करूँगा? भगवान कृष्ण के जीवन के तो इतने सारे प्रसंग हैं। ये भगवान श्री राम और भगवान कृष्ण, माफ़ करना, हम में से कोई उठ करके अमेरिका चले जाए, इंग्लैंड चले जाए, किसी और देश में चले जाए और अपने देश का परिचय नहीं दे, नाम नहीं बताए, केवल ये बता दे कि मैं रामकृष्ण की धरती से आया हूँ, तो दुनिया का कोई भी आदमी आंख मिच के कह देगा ये भारत से आया है, उसमें उससे कोई दूसरा परिचय नहीं लेगा। तो जिनके नाम पर ये सदियों से भारत की पहचान है, अगर हम उनके उन जीवन के अच्छे पक्ष को लेके आ रहे हैं सामने, तो क्या गलत कर रहे हैं? अब ये भी नहीं करें, इसमें क्या तकलीफ है? हम कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण ने शिक्षा के लिए कंस को मारने के बाद उज्जैन शिक्षा ग्रहण करने आए, इसलिए भगवान कृष्ण के उस स्थल को जहां उन्होंने शिक्षा ग्रहण की उसको तीर्थ स्थल के रूप में विकसित कर रहे हैं, सांदीपनि आश्रम को। उसमें क्या गलत है? भगवान कृष्ण ने सुदामा के साथ जहां रात गुजारी, तो गरीब अमीर की दोस्ती का सबसे बड़ा उदाहरण अगर कहीं है आज भी, तो वो कृष्ण और सुदामा की दोस्ती से। ये क्यों नहीं आना चाहिए? आज के समय में ये असमानता का युग है, गरीब अमीर के बीच में जो खाइयां बढ़ रही, तो ऐसे सकारात्मक उदाहरण बनाना पड़ेंगे। भगवान कृष्ण को परशुराम जी ने सुदर्शन चक्र दिया उनके गुरु के पुत्र को लाने के लिए, तो परशुराम जी ने सुदर्शन चक्र दिया। हम परशुराम जी का ये पक्ष समाज के सामने क्यों नहीं लाएंगे? इसलिए हमने कहा हम उस स्थान को भी तीर्थ बनाएंगे। अगर गोपाल बनकर के भगवान कृष्ण ने अपनी नाम पे सबसे ज्यादा सार्थकता दी, जो गाय को पाले वो गोपाल, जिसके घर गाय का कुल वो गोकुल। तो हमने कहा कि भाई ये जहां गाय का कुल हो वो गोकुल, जहां गोपाल गाय पाले और गाय पाल करके किसान अपने जीवन में दूध उत्पादन से भी आय बढ़ा सकता है, ये योजना हम लगा रहे हैं। आज राज्य में दूध उत्पादन में देश के अंदर हमारा तीसरा नंबर है और देश के अंदर कंट्रीब्यूशन 9% का है। हम इसको 20% तक ले जाना चाहते हैं। तो हमने भगवान कृष्ण से जोड़ के कहा कि भाई अब हम भगवान कृष्ण से जो गाय पाले वो गोपाल, जिसके घर गाय का कुल वो गोकुल, तो यह अपना आदर्श ग्राम वृंदावन बनाओ। तो वृंदावन बनाने में तकलीफ क्या है? क्यों नहीं बनना चाहिए वृंदावन? इसमें क्या परेशानी है? हम तो ये भगवान की अच्छाइयों को सामने ला रहे हैं। अभी पर्यावरण की बात आएगी, वन संरक्षण की बात आएगी। आप बताइए, भगवान कृष्ण वो आदर्श है, लोग खुश होंगे। कोई सोने का मुकुट लगाएगा, कोई चांदी का मुकुट लगाएगा। मुझे खुशी इस बात की है, भगवान मोर मुकुट में खुश है, इससे अच्छी क्या बात है? वो गांव की संस्कृति को धन्य मान के चलते हैं। ये आदर्श उदाहरण हमारे सामने। मोहन जी, आप इतना, एक तो इतना पढ़ते लिखते हैं, आप डॉक्टर हैं, आप हैं, अध्ययन आप इतना करते हैं, तो कई बार होता है ऐसा, आप जब बोल रहे होते तो दिल करता है अभी माइक रखो, सुन लो थोड़ा, उसके बाद सवाल करेंगे। लेकिन जो आप बातें बता रहे हैं, जैसे मैंने ये सुना विक्रमादित्य के बारे में, पहली मर्तबा मैं भी सुन रही हूँ कि उन्होंने कर्जा मुक्त कर दिया था। आप ये कह रहे हैं कि श्री कृष्ण, मतलब अलग अलग मुकुट पहनकर जो लोग वहां पर घूम रहे थे, आप ऐसा राज्य देखना चाहते हैं, ऐसा राम राज्य आप लोग लाना चाहते हैं। ये कैसे संभव हो पाएगा? आप जब ये बात कर रहे थे, मैंने कहा मध्य प्रदेश में पहले से करीब 3,75,000 करोड़ का कर्ज है। आप नए इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन ये कैसे संभव हो पाएगा? आप कैसे करेंगे? आपके बारे में जानकारी भी बता दूं थोड़ा सा, जो आपने बात निकाली इसी में से। कितने का कर्ज बताया आपने? 3,75,000 करोड़। सुनिए,
हमारी सरकार 2002-03 के आंकड़े बताना चाहूंगा। 2002-03 के पहले कांग्रेस की सरकार 55 साल तक रही है। राज्य का बजट कुल हमारा 23,000 करोड़ का दिग्विजय सिंह की सरकार में था। इस साल हमारा बजट 4,21,000 करोड़ का है। यह हमारी प्रगति है। और दूसरा, इस साल का हमने अपना केवल पूंजीगत निवेश में, आपको मालूम है कि बैंक में भी आप अगर लोन लेने जाओ 10% आपको मिलाना है, तो 10% मिलाने के हिसाब से कुल 40,000 करोड़ हमने लिया है। लेकिन 4,21,000 करोड़ का बजट हमने दिया, 3.5 लाख का पिछले साल का था। तो 3.5 लाख में 30,000 का पिछली बार पूंजी अगर हम इन्वेस्टमेंट निवेश के लिए पैसा ले रहे हैं तो ये कर्जा है कि निवेश है? और इसके आधार पर मैं आपको आंकड़े बताना चाहूंगा। 1956 में मध्य प्रदेश बना, लेकिन 1956 में मध्य प्रदेश बनने के बाद उस समय गेहूं का रेट था 94 रुपए क्विंटल, और 2002-03 तक गेहूं केवल 600 रुपए क्विंटल था। तो उनके टाइम पे कुल 55 साल में 500 रुपए क्विंटल गेहूं का भाव बढ़ा। लेकिन हमारी सरकार में 2002-03 में 600 रुपए क्विंटल से अभी 2600 रुपए क्विंटल खरीद रहा है। ये हमारी सरकार काम कर रही है। तो ये कर्जा नहीं है, हमने आर्थिक व्यवस्था से मध्य प्रदेश को संपन्न सक्षम बनाया। 24 घंटे बिजली नहीं मिलती थी पहले, आज बिजली में सरप्लस है। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली, आप दिल्ली में बैठे ना, दिल्ली की मेट्रो की ट्रेन भी चल रही तो मध्य प्रदेश की बिजली से चल रही है। आप दिखवा लेना, ये हमारे द्वारा दी जा रही है, ये मध्य प्रदेश सरकार की लाभ है। रेखा जी सुन रही होंगी इस बात को, हम उम्मीद करते हैं। लेकिन मैं कह रही हूँ रेखा जी बिजली में क्या, वो रेल में क्या करेगी? नहीं रेल में नहीं, मैं कह रही हूँ मुख्यमंत्री है यहाँ की। तो मेरा कहना कि ये बिजली की उत्पादन, उन्होंने भट्टा बिठा दिया केजरीवाल और कांग्रेस ने, तो रेखा जी बेचारी सुधारेगी, अब क्या करेगी? रफू कर रहे हैं आप। लेकिन मोहन जी, आप कह रहे हैं कि भाई मैं बार बार कह रही हूँ कि आप विरासत से विकास की तरफ और विरासत और विकास को लेकर चलेंगे। टाइम्स अब बता रहा है, लेकिन मुझे लगता है आपका टाइम अब शुरू हुआ है। और जैसा आपने कहा 1.25 साल हुआ है, अभी आपको खूब सारी हम जो है दुआएं भी देते हैं और उम्मीद करते हैं कि मध्य प्रदेश को आप एकदम अव्वल दर्जे का राज्य बना दे। जाते जाते अंत में एक रैपिड फायर आपके साथ मैं करने वाली हूँ। आपको लाइन नहीं कहनी है, आपको शब्द कहना है। दोनों में से एक चुनना है। पहले आप कहिए हाँ, तो फिर मैं आगे बढ़ूं। हाँ, मैंने कहा हाँ कहे तो आप आगे बढ़ेंगे फिर। तो हाँ में तो हाँ ही है, उसमें ना कहा है। चलिए फिर, आपका पसंदीदा शहर कौन सा है? उज्जैन के भोपाल? भोपाल। उज्जैन से आते हैं और भोपाल पसंद कर रहे हैं? आपको क्या तकलीफ है? अरे भाई उज्जैन, क्योंकि उज्जैन से मुझे भोपाल में सीएम है। हाँ। तो सीएम की राजधानी भोपाल है। उज्जैन वाले तो आप मेरे को उज्जैन क्यों भेजना चाहती? दुश्मनों के दोस्त तो बताओ तो जरा मेरे को आप। उज्जैन तो आपका घर है, आपका पहला प्यार मेरा है, घर मध्य प्रदेश का घर। मध्य प्रदेश के सीएम होने के नाते से विनम्रता के साथ ये कहना चाहूंगा कि कोई भी सीएम अपनी राजधानी को ही अपना शहर बनाए, ये एक सामान्य परंपरा है। बहुत खूब। अच्छा, आपके आराध्य देव कौन है? भगवान शिव के कृष्ण? आराध्य देव कौन है? भगवान शिव के कृष्ण? मेरा आराध्य देव भगवान शिव है। आपको तकलीफ नहीं? अरे मैं सवाल पूछ रही हूँ और आप मैंने भी तो आपकी बात ही पूछ रहा हूँ। आपको सवाल अगर क्या कहते हैं उसे थोड़े मुश्किल लग रहे हैं तो आप मुझे कह सकते हैं, पर मुझे तकलीफ नहीं है। नहीं, मैं भी तो बता ही रहा हूँ। पर हाँ, आपको थोड़ा सा दुविधा में डालने में मुझे भी आनंद आ रहा है। मैं देख रहा हूँ, मैं तोल रहा हूँ आप कितनी दुविधा में डाल रहे हो। अच्छा, मोहन यादव को ज्यादा क्या पसंद है, राजनीति या अध्ययन? ये बड़ा उलझा हुआ प्रश्न है। मुझे सही अर्थ में तो अध्ययन का आनंद है और समाज सेवा का आनंद है। मैं जितनी सेवा करूं मुझे उतना अच्छा लगता है। ये वाला सवाल जो है मैं ऑप्शन में नहीं दूंगी, इसलिए क्योंकि और ज्यादा दुविधा में नहीं डालूंगी। लेकिन मोहन यादव का पसंदीदा मुख्यमंत्री आज की तारीख में कौन है आपके सिवा? मेरे पसंदीदा मुख्यमंत्री, अब मैं तो इसमें क्या बोलूँगा आपको? आप बोलेंगे। मेरी पसंदीदा मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे जब गुजरात के थे। इसे कहते हैं एकदम खालिस राजनेता। ये आप गलती कर रहे हो। मैं आपको इसलिए बताना चाहूंगा कि यशस्वी प्रधानमंत्री जब तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, मैंने उनके डाटा देखे जब वो मुख्यमंत्री बने तब के, उनके अलग अलग विभागों के
मैं 3 दिन तक 3 बार गया हूँ गुजरात, और उनके काम करने की पद्धति, उनका सीएम ऑफिस, उनका बाकी सब चीज़ों पे काम करने का, और वो सारी चीज़ों को समझने के बाद इस जवाबदारी के साथ कह रहा हूँ कि अगर मुख्यमंत्री बन के सरकार चलाना है तो मैं कांग्रेस बीजेपी के बजाय सभी मित्रों से कहना चाहूँगा, वो माननीय मुख्यमंत्री तत्कालीन नरेंद्र मोदी जी का गुजरात का राज्य संचालन का तरीका देख ले, सबके लिए कुछ न कुछ मिलेगा। अच्छी इतनी सारी बातें हैं, मुझे इस बात का गर्व है। हालिया समय में बताएंगे कि कौन सा मुख्यमंत्री? अब आगे बढ़ाओ, बहुत सारी बात हो गई, दूसरी भी तो मेरे को वापस निकलना है। तो ये सवाल मैं अगली बार के लिए रिजर्व करके रख रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। मैं दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि बहुत व्यस्त था, लेकिन मोहन यादव जी मध्य प्रदेश से यहाँ पर फ्लाई करके सीधा आए हैं न्यूज़ 18 इंडिया के इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। बहुत बहुत आपका शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। मैं गुजारिश करूंगी आप थोड़ी देर मंच पर बने रहें, और हम गुजारिश करेंगे न्यूज़ 18 इंडिया और हिंदी डिजिटल के मैनेजिंग एडिटर ज्योति कमल जी वो मंच पर आए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को डायमंड स्टेट्स अवार्ड से सम्मानित करें।